हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने सारे मूवमेंट्स कंप्लीट किए थे जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाले एरिया वाले थे। आज हम पढ़ेंगे मॉन्टेग रिफॉर्म्स, उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक मैं छोटा ही रखूंगी, सिर्फ आपको इसमें यही रिफॉर्म पढ़ाऊंगी जो मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, सत्याग्रह कंप्लीट हो गया, ये वाला आज कंप्लीट करेंगे और जो आपका रोलेक्ट एक्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि उसमें काफी कुछ है तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आ जाइए, पेन पेपर उठाइए मेरे साथ। देखिए इस रिफॉर्म में पहले क्या हुआ था, मॉन्टेग रिफॉर्म्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इंट्रोडक्शन ऑफ बायकैमरलिज्म। इंट्रोडक्शन ऑफ बायकैमरलिज्म मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी थे। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके अंदर 145 मेंबर थे, वो 3 इयर्स के लिए थी वैलिड। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर थे, वो 5 साल के लिए थी। अब देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड 104 थे और नॉमिनेटेड 41 में से कितने थे, 26 एक तरफ और 15 एक थे। ऐसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट में इलेक्टेड 34 थे, नॉमिनेटेड 26 से 16 और 10 की कैटेगरी में वो डिवाइडेड थे। आपको मेनली बस ये याद रखना है लेजिस्लेटिव असेंबली, इंट्रोडक्शन ऑफ बायकैमरलिज्म में क्या था, ये दोनों काउंसिल ऑफ स्टेट और इनका ईयर कह रही हूँ टर्म, कितने टर्म्स के लिए थी और मेंबर्स याद रखने, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस एक्ट के बाद क्या हुआ था, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वुमेन वर गिवन राइट टू वोट, बहुत ही कम औरतों को अधिकार दिया गया था मतदान का, बट स्टिल स्टार्ट हो गया था ये वाला राइट भी हमारा, राइट टू वोट। अब अगला क्या था, इसमें आई डायरकी। डायरकी में क्या था, देखिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स लाए गए और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक जो था ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक थे जो रिजर्व सब्जेक्ट। आपको इनके नाम से कुछ आइडिया होगा। ट्रांसफर मतलब जो ट्रांसफर कर दी गई, जो इतने लोकल मतलब जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोकल अफेयर्स वाले हमारे सब्जेक्ट्स हैं। रिजर्व मतलब बहुत जो स्ट्रिक्ट है ना, जो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ है ये। देखिए ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या था, गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स थे। मिनिस्टर्स में कौन थे, इंडियंस थे। इसके अंदर क्या क्या है, जैसे एजुकेशन हमारे लोकल में आ जाती है, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब, टेक्सटाइल्स। और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसके अंदर क्या था, गवर्नमेंट प्लस में एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे कि हमारा डिफेंस के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, जो जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए जो सब आता है वो थे हमारे। तो ये थे हमारे रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। और ये वाला जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रही हूँ इंपॉर्टेंट है, इससे काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आते ही हैं। और वो जो मैंने सत्याग्रह और वो पढ़ाया था आपको, उसमें मूवमेंट्स, उसमें सबके ईयर याद रखना और रीजन याद रखना। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। लखनऊ पैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ था, अब सेंट्रल सब्जेक्ट जैसे थे फाइनेंस, मैंने आपको बताया, डिफेंस, फॉरेन, पुलिस, करेंसी, सब किसके अंडर थे, रिजर्व सब्जेक्ट। ब्रिटिश ने अपने हाथों में ले रखे थे। 3 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर बी इंडियंस, और इसके अंदर क्या बोला, जो 3 मेंबर हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो 3 मेंबर है वो क्या रहेंगे, इंडियंस रहेंगे, भारतीय रहेंगे, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। जो कमांडर इन चीफ रहेगा वो उनका ही रहेगा। ठीक है, और क्या बोला इस एक्ट के अंदर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए, किसको, सिख्स को और यूरोपियंस को। ठीक है, फ्रेंचाइजी किसके बेस पे होनी चाहिए, राइट टू वोट किसके बेस पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, या फिर टैक्स के बेस पे, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कौन कितना पढ़ा लिखा है और कौन कितना ज्यादा टैक्स पे करता है। और उसमें बोला नया ऑफिस बनाना चाहिए हाई कमिश्नर के लिए फॉर इंडिया, क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन के अंदर जो इंडिया के हाई कमिश्नर है उनके लिए ऑफिस बनाना चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश करना चाहिए। 1926 में हुआ, जो सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट को अलग अलग करना चाहिए और प्रोवाइडेड अ कमीशन टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स। एक कमीशन ऐसा होना चाहिए जो इंक्वायरी करे और रिपोर्ट करे इवन आफ्टर का 10 साल के बाद तक भी। अब इसमें क्या हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एक में था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स और दूसरे में था एम्बेसी अफेयर्स। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इंपॉर्टेंट है काफी, अच्छी तरह आपको पढ़ना है, ये सारी चीज याद रखनी है। बायकैमरलिज्म आया था, डायरकी आया था, इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली थी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, ये 60 मेंबर और 5 साल के लिए थी, वो 145 मेंबर्स और 3 साल के लिए थी। इसमें ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट हैं। ट्रांसफर सब्जेक्ट इंडियंस को दिए गए थे जो लोकल सब्जेक्ट है, और रिजर्व सब्जेक्ट किसको दिए गए थे, ब्रिटिश को, जिसमें सेंट्रल सब्जेक्ट आते हैं फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 कम से कम मेंबर इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, और कमांडर इन चीफ को छोड़ के सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। फ्रेंचाइजी, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, टैक्स के बेसिस में होनी चाहिए। न्यू ऑफिस बनाना चाहिए हाई कमिश्नर के लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। सेंट्रल पोल्यूशन बजट अलग होना चाहिए और एक कमीशन प्रोवाइड करना चाहिए जो टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग
आफ्टर 10 साल के बाद तक भी, आफ्टर 10 ईयर्स भी वो एक्वायर और रिपोर्ट कर सके, एक ऐसा कमीशन आना चाहिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे रोल एक्ट के बारे में। तो टाटा गाइज।